ओके सो अच्छा एक चीज है, कल कुछ लोग आए थे एंड एक अच्छा सजेशन दिया कि थिंग्स वर गोइंग बिट स्लो, है ना। सो आपको कभी भी ऐसा कुछ रहता है ना, बिंदास आप बता दिया करो, बिकॉज कई बार जजमेंट नहीं हो पाता है, बिकॉज बीइंग अ टेक्निकल सब्जेक्ट कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों के ऊपर से निकल जा रहा है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन एज फार एज पॉसिबल, बट यदि लगता है कि टॉपिक स्लो आ रहा है, आप बिंदास बता दिया करो, वी कैन एनी टाइम इंक्रीज, क्योंकि स्पीड बढ़ाना घटाना अपने हाथ में है, राइट। तो जब भी आपको लगता है कि नहीं टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा स्लो हो रहा है, वी कैन इंक्रीज आवर स्पीड। ओके ओके, सो एज अ ट्रेडिशन अ क्विक रिवीजन अपन कंपोनेंट से करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स? यूजर्स, वेंडर्स, इंटरनेट एंड नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब पोर्टल, पेमेंट गेटवे। 6। ओके, वेंडर्स कौन कौन से? सप्लायर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयरहाउस, कैटलॉग्स, ऑफलाइन स्टोर्स, शिपिंग, बोल दो, प्राइवेसी पॉलिसी, गारंटीज, सिक्योरिटी and various modes of payments, different modes of payments. Okay, sorry ma'am, yes, different modes of ordering. Okay, अब आता है आपका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में, मोबाइल एप्स, कंप्यूटर, सर्वर्स, डेटाबेस, डेटा इंटरचेंज, सॉरी, डिजिटल लाइब्रेरी, यस, गुड, हो गया। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। आज अपन 2 ही पढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। व्हाट आर दीज 2 टाइप्स? 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर में क्या क्या आता है? प्रेजेंटेशन, डेटाबेस। 3 टायर में प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस। फास्टेस्ट, कॉस्टलीस्ट, which can handle highest number of capacity users, which is more flexible, okay, which is less complicated, okay. ये सिस्टम तो याद है ना? फ्रंट एंड में जो आता है प्रेजेंटेशन लेयर, यूजर, वेब पोर्टल, वेब ब्राउजर। बैकएंड में जो काम करता है एक्सेप्ट स्टोरेज, बैकएंड में जो काम करता है एक्सेप्ट स्टोरेज, दैट इज माय एप्लीकेशन लेयर। सो लॉजिस्टिक वाले हो गए, मर्चेंट हो गए, रीसेलर हो गए, किस में आ गए? एप्लीकेशन लेयर में। और जो भैया पेटू है, मतलब जहां पर जाके सब हम स्टोर कर देते हैं, बीट्स डेटा, बीट्स योर स्टॉक, वो कहां जाएगा? डेटाबेस लेयर में। मोबाइल ऐप और वेब ब्राउजर में सब सेम है, एक्सेप्ट वहां पर वेब ब्राउजर जो प्रेजेंटेशन लेयर में है, उसकी जगह क्या आ जाता है? मोबाइल ऐप। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जाम में भी नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट जस्ट एक कंटेंट है तो हमको कवर करना था। लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद कार्ट में ऐड किया, फिर पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद डिस्पैच हो गया, डिस्पैच होने के बाद लॉजिस्टिक वाले के पास गया, लॉजिस्टिक वाले ने आपके पास डिलीवर कर दिया। मीनवाइल आप उसको ट्रैकिंग करते थे, और यदि आपने सीओडी में किया है तो वो ट्रैक करता है सीओडी ट्रैकिंग के थ्रू। सिंपल। नाउ रिस्क, व्हाट इज रिस्क? डेविएशन फ्रॉम व्हाट ought to happen and what actually happened, राइट? क्या होना चाहिए था और क्या हो गया, इसके बीच का जो डेविएशन है वो क्या है? रिस्क है। ओके, एंड रिस्क को हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल से। सो व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल्स आर मेजर्स, प्रोसीजर्स फॉर मिटिगेटिंग द रिस्क, नेगेटिव साइड, एंड टू सीज द अपॉर्चुनिटी, राइट? ओके, सो रिस्क हमेशा एग्जिस्ट करती है। आईटी में भी रिस्क रहेगी, ई कॉमर्स में भी रिस्क रहेगी। कुछ नाम बता सकते क्या क्या रिस्क रह सकती है?
हैकर्स, डेटा लॉस, DOS फुल फॉर्म, डिनायल ऑफ सर्विस, ओके, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एनोनिमिटी, एनोनिमिटी मतलब गुमनाम है कोई, ओके, और रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, अपन ने सामने डिलीवरी आई, अपन ने कैंसिल कर दिया, और क्वालिटी इश्यूज, यस, देन आपका वो जेन्युइननेस वाला पॉइंट था, क्वालिटी इश्यू, और बायर पायरेसी, यस, पायरेसी, डुप्लीकेशन, राइट, दीज आर अ फ्यू रिस्क. क्या ये कंप्लीट रिस्क है कि इट इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव. और भी रिस्क रहती हैं, दीज आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ रिस्क, राइट, ओके. तो रिस्क के अगेंस्ट हम क्या लगाते हैं? कंट्रोल्स. कंट्रोल एक जन लगाएगा या मल्टीपल लेवल पे लगेगा? मल्टीपल लेवल पे लगेगा पक्का, कि एक जन लगाएगा? अलग अलग लोग लगाएंगे. अलग अलग में कौन कौन? यूजर्स, गवर्नमेंट, सेलर, सॉरी, टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर, नेटवर्क प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक पार्टनर, पेमेंट गेटवेज, सॉरी, हो गए. इंपैक्ट कैसे होते हैं रिस्क के? डायरेक्ट फाइनेंशियल एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल. जो डायरेक्टली पॉकेट को हिट करे, दैट इज मतलब डायरेक्टली जो आपके पैसे को इधर उधर कर दे, डायरेक्ट हो गया. और विच मे कॉज यू फाइनेंशियल इंपैक्ट, विच मे कॉज यू फाइनेंशियल इंपैक्ट विल बी इनडायरेक्ट. चलिए, सो ये सब तो कुछ एग्जांपल्स थे कंट्रोल्स के. बता सकते हैं क्या कुछ एग्जांपल्स कंट्रोल के? वल्नरेबिलिटी स्कैन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और सॉरी, वल्नरेबिलिटी स्कैन और पेनिट्रेशन टेस्टिंग. आई वांट आंसर्स फ्रॉम बैक साइड नाउ. कुछ बैकअप, ओके, बैकअप एंड रिस्टोरेशन, टाइमली रिस्टोरेशन मीन्स चेकिंग ऑफ backup timely. Two-factor authentication for remote access. What are the three factors? What you know, what you have, what you are. तो किसी भी दो का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, राइट, ओके. एक्सेस राइट्स. अभी एक्सेस राइट बोला है, बीच बीच में फोटो क्यों खींच रहा है मेरी? भाई कोई देख तो नहीं रहा ना? एक्सेस राइट्स. अब एक्सेस राइट बोला है तो उसके साथ 2 पॉइंट्स और जोड़ दो. बाय ऑथोराइज्ड पर्सन एंड पीरियडिक रिव्यू ऑफ एक्सेस राइट्स, ओके. और कुछ? फायरवॉल, आईटी, आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी, आईटी सिस्टम नहीं, आईटी सिक्योरिटी पॉलिसीज, राइट, ओके. अभी बात आती है, मतलब यहां तक क्लियर हो गया? कितना मिनट लगा? यू नो, राइट. सो रिवीजन फटाफट. अभी आईटी आया, अपन ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं. अब ई कॉमर्स जब चलेगा तो उसमें कोई लॉ एप्लीकेबल होंगे? इंडिया में से पता हर चीज के लिए लॉ होते हैं. मतलब बच्चे पैदा होने के बाद से बुढ़ापे में मरने तक हर चीज के लिए एक लॉ है. जैसे एक लॉ अभी कुछ दिन पहले परसों बना, सिटीजनशिप बिल, बिल से वो एक्ट बन गया, तो एक और नया एक्ट जुड़ गया. तो मे बी इन ईयर्स टू कम सीए के कोर्स में वाला एक्ट भी आ सकता है. सीए में आए ना सीएस में तो आ ही जाएगा. मतलब वहां पर हर दुनिया भर के एक्ट पड़े रहते हैं. सो अब हर चीज, मतलब जो भी चीज आप कर रहे हो उससे रिलेटेड एक लॉ रहता है, या उससे रिलेटेड मल्टीपल लॉ रहते हैं. जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई लॉ होगा. वैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ लॉ होंगे. आई एम नॉट सेइंग एक्सक्लूसिव लिस्ट, बट जो इंक्लूसिव लिस्ट है कुछ कुछ, राइट. सो अभी ई कॉमर्स में आप वर्क कर रहे हो तो क्या क्या लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं? हाँ, वो तो देख लिया था, सबसे ऊपर लिखा हुआ था.
हाँ, आईटी एक्ट मतलब, अच्छा सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया, अमेंड कब हुआ? हाँ वो डेट है, आप लोग ने आंसर्स लिखे थे इसलिए याद है, अक्टूबर 2000। अमेंड कब हुआ था? व्हेन वाज इट अमेंडेड? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भाई 2000 से 2010 के बीच में ही हुआ था। कब हुआ था? 2008। इट वॉज अ गेसिंग और कहीं से देखा? शिट, चीटिंग। मुझे लगा याद है आपको। इट वॉज अमेंडेड इन 2008 और ओरिजिनली कब पास हुआ था? 2000 में। ओके और कौन से एक्ट, फिर अपन एक एक एक्ट को डिस्कस करेंगे। और कौन सा एक्ट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, याद है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या क्या होता है उसमें? अच्छा नहीं, अभी डिस्कस बाद में करते, पहले सिर्फ एक्ट्स के नाम ले लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और आई से कुछ और भी है क्या? इनकम टैक्स एक्ट लगेगा नहीं लगेगा? एग्जम्पशन है क्या उनको? नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक और आई से आ गया, फोगा, अच्छा सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और जीएसटी, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर एक्ट नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और कस्टम्स। कस्टम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? करता है, कुछ पार्ट, पूरा नहीं करता। आप लोगों को कस्टम है क्या? नहीं है। आप लोगों को जीएसटी आ गया था, तो उसमें कस्टम का कुछ पार्ट एग्जिस्ट करता है, जैसे उसमें सीवीडी लगता था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, वो मर्ज हो गया अपने जीएसटी में, ठीक है। उसमें अभी आपका एंटी डंपिंग अभी भी चल रहा है, तो कस्टम्स में भी पार्ट्स थे ड्यूटीज के, तो उससे कुछ पार्ट्स आपके जीएसटी में मर्ज हो गए, कुछ पार्ट्स अभी भी चल रहे हैं। जस्ट लाइक वेट अभी भी चालू है। डू यू नो किस किस के लिए वेट चालू है? दिल्ली वैली नहीं, पूरे में जीएसटी चल रहा है। पेट्रोलियम, टोबैको, लिकर, राइट, ओके। और कौन सा लग सकता है एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा। अरे भैया बैंक से काम कर रहे हो। और अब देखो काम सिंपल है, मुझे वेबसाइट बना के जूते चप्पल बेचना है, सॉरी वेबसाइट बना के जूते चप्पल बेचना है, इतना ही समझता है मेरे को। और ये क्या लग गए इतने सारे एक्ट, एंड देयर कम्स द रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। भैया तू धंधा कर तो लेगा, पर करेगा कैसे? वो अपने ओएमजी देखिए, जब वो कोर्ट रूम से बाहर निकलता है, इधर तो तुम बच गए, पर इनके सामने क्या होगा? सेम भाई, जूते चप्पल तो तू बेच लेगा, बट जब ये आएंगे तो तुम क्या करोगे, राइट? क्योंकि इतने सारे लॉज हैं, इतने सारे एक्ट्स हैं, एंड यू हैव टू कंप्लाई विथ ऑल। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया एक काम करो, इनकम टैक्स भर देता हूं, जीएसटी को जाने दो। अच्छा एक काम करता हूं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में यूज नहीं करता। चल ठीक है भाई, कंपनी के प्रोविजन से फॉलो नहीं करता ना, क्या हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? लॉन्ग रन पे वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। तो अच्छा अब उसको क्या करते आता है? उसको करते क्या आता है? धंधा, जूते चप्पल बेचते आता है। और हमको क्या आता है? ये सारी चीज। सो हु इज सुपीरियर देयर? भाई तू तो सिर्फ जूते चप्पल बेच रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? सारी चीजें कर रहा हूं। एंड दैट्स व्हाई हर स्टार्टअप में एक सीएफओ मैंडेटरी होता है। मतलब मेरे पास जैसे स्टार्टअप्स, वी वर लाइक 2 years बैक, हम बहुत सारे स्टार्टअप से डील करते थे, अभी हमने हाइव ऑफ कर दिया। बहुत सारे मतलब मैक्सिमम इमेच्योर स्टार्टअप्स रहते हैं, जो मैच्योर हैं दे आर स्टिल विथ अस। एक से मीटिंग कल और होने वाली है। सो ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने 2 लोग की, 1 लोग 2-3 लोग की टीम रहती है, उसके बाद दे अप्रोच टू अस, सर देखो हमारे पास टेक्निकल वाला है, मार्केटिंग वाला है, और ये जो सब मैनेज करने वाला है, बट सर वो फाइनेंस हमको सिर्फ एक्सेल में बनाता है, तो मैं कभी फाइनेंस एक्सेल में नहीं बनता। जैसे कोई मॉडल होता होगा
मगर तुम्हारा बिजनेस अलग है तो मॉडल भी डेफिनेटली अलग होगा। तो देयर इज नो फिक्स। ताली हो जाए यार, एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आपकी नींद दूर होनी चाहिए ना। अच्छा, आप सब के लिए बजा दो। वो आते हैं, फिर अब उनका मॉडल कैसे रहेगा, तो मॉडल हमको बनाना है। सर मुझे कौन कौन से लॉ लगेंगे, अभी कौन कौन से लॉ लगेंगे अपने दिमाग में, सारे लॉ तो नहीं रहते, बट जो यहां लिखे उतने तो ध्यान में रहते हैं। वो तेरे को ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, ये लग जाएगा, दुनिया भर की जादू की छड़ी दिखा देते अपन। अभी क्या होता फिर, सर इतने सारे तो हम नहीं कर पाएंगे काम, एक काम करो ना, आप ही सब देख लो, कौन इस झंझट में पड़े। ओके, वे 5 साल मैंने सीए की पढ़ाई क्यों करी, 5 साल मैंने सीए की पढ़ाई क्यों करी, ताकि ऐसे जब क्लाइंट्स आए तो वी कैन हेल्प देम। इनिशियली यू चार्ज लेस, ग्रेजुअली दे विल पे यू मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। इनिशियली आप उनकी हेल्प करो, बाद में वो आपकी हेल्प करते हैं। सो दिस इज समथिंग अ गुड थिंग फॉर अस। तो जो आपको लगता है ना हम सीए क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या इतनी सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, कभी अपन कंपनी लॉ पढ़ रहे, कभी इनकम टैक्स पढ़ रहे, दुनिया भर के सब्जेक्ट, फिर लोग बोलते फेल होने के लिए इतने सारे सब्जेक्ट बना देते, जानबूझ के बच्चों को रोकना है। नहीं, जब एक क्लाइंट आता है तो स्पेसिफिकली आपके पास इनकम टैक्स के लिए नहीं आता, जीएसटी के लिए नहीं आता, आपके कंपनी लॉ के लिए नहीं आता, वो किस लिए आता है, कंबाइंड पैकेज। और कंबाइंड पैकेज कौन डिलीवर कर पाएगा, जिसने कंबाइंड चीज पढ़ी होगी। सो वाई सीएस सीडब्ल्यूएस आर नॉट गिवन दैट वेटेज एज वी हैव फॉर सीएस। तो हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। डू यू नो, आपकी जो बुक है सीएस सीडब्ल्यू में सबसे पतली बुक है। सीएस की जो बुक है सीएस सीडब्ल्यू में सबसे कम कोर्स वाली बुक है। सीएस की बुक ये जाड़ी जाड़ी, मतलब आप उससे बॉडी बिल्ड कर सकते हो। सीरियसली, इतना मोटा कंपनी लॉ है उसका। और जो आप सीए फाइनल में कंपनी लॉ पढ़ोगे वो उनके सीएस एग्जीक्यूटिव में, यदि कोई एग्जीक्यूटिव कर रहा होगा तो देखना, ये 400 पेज का तो डायरेक्टर पेज है, डायरेक्टरशिप, डायरेक्टर्स का जो चैप्टर है 300-400 पेज का है। बट स्टिल टफ जो डिफिकल्टी लेवल है वो सीए का ज्यादा है। सीडब्ल्यूए की कोर्स उससे भी ज्यादा, सीडब्ल्यूए कोर्स उससे भी ज्यादा है, बट पेपर उससे भी सड़ा। मतलब हम लोग 1 घंटे के लिए जाते थे, आराम से घूमते फिरते गए, हॉस्टल वाले ने छोड़ दिया, मैं बोला तू यहीं रुक, जब तक चाय वाय पी मैं आता हूं। वो नाश्ता वाश्ता करता है, मैं उतर के आ जाता हूं, चल भाई चलते हैं वापस। 1 घंटे 1.25 घंटे में पेपर खत्म होता है सीडब्ल्यूए का। और रिजल्ट क्या आता है सीडब्ल्यूए का, सीए से कम है रिजल्ट पॉइंट में। बट उसका रीजन उसी को पता है जो एग्जाम सेंटर में बैठता है। जब मैं एग्जाम सेंटर में जाता, मैं लेट जाता था, क्या करूंगा इतनी देर, मैं आधा घंटा 1.25 घंटा बाद जाता था। जब मैं वहां जा रहा हूं तो बच्चे ऐसे बैठे हैं, और वो 1 घंटे में जब बेल बजती है सबने फटाफट बंद की और निकल गए। तो मेरे बगल में जो लड़का बैठता था, वो जब भी मैं आता वैसा बैठा है मैं बोला तू आता क्यों जब लिखना नहीं है कुछ। नहीं, आखिरी पेपर ऑडिट का है, उसमें मैं एग्जाम्शन लाना चाहता हूं। सीडब्ल्यूए वाला बंदा ऑडिट में एग्जाम्शन, ओके। आखिरी पेपर आया, उस समय हेड डाउन करके बैठा हुआ था, अगला तक फटाफट लिख दिया होगा। मैं आया, हो गया क्या भाई, उसकी कॉपी देखा तो सिर्फ नाम लिख के रखा था उसने। तो क्या हुआ, अभी कुछ बन नहीं रहा। तो 7 दिन उसने क्यों बर्बाद किए, आज के पेपर में एग्जाम्शन लाना है और आज के पेपर में सिर्फ नाम लिख के बैठा है, वो कुछ बन नहीं रहा। अब बताओ, ऐसे में रिजल्ट फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो क्या। उस अटेम्प्ट में इंडिया में 40 बच्चे पास हुए, पूरे इंडिया में से 40 बच्चे पास हुए। 50 तक रैंक होती है, 35 पे रैंक ही क्लोज हो गई। तो एवरी स्टूडेंट हु इज पास इज अ रैंक होल्डर, इसलिए 25 आ गई। स्कोर कितना था मेरा, 413, 413 मार्क्स, 400 पासिंग है। तो लव बत्रा नीरज भैया का भाई, अमन भाई आपकी रैंक आई है। और उस टाइम जस्ट मेरा सीए का रिजल्ट भी आया था। मैं कहा मजाक मत कर भाई, मैं कैसे पेपर देकर आया हूं मुझे पता है। 1 घंटे 1.25 घंटे, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि 15 मिनट रीडिंग को भी मिलता आगे। वो 15 मिनट
पहले क्वेश्चन पेपर मिलते, कभी गए नहीं अपन। तो दिस इज द सिनेरियो। सो अब उनके में इतने सारे एक्ट डाल दिए, डेप्थ कहीं नहीं है, अपने में सारे एक्ट्स हैं और हर किसी की डेप्थ दी गई है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब अप्लाई करना है, किससे क्या इंटररिलेटेड है। अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं, EIS, ई कॉमर्स, और हमारे में क्या डाल दिया गया यहाँ टॉपिक, लॉज। अब लॉ को हमको डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ रेफरेंस देना है कि ये लॉ क्यों लग रहा है, राइट। बट अब इसका सोचो अब रीजन क्या होगा। आपके पास यदि कोई ई कॉमर्स वाला आया है तो आपके पास एक रेडी मटेरियल है कि उसको क्या क्या अप्लाई होने वाला है। एक मोटा मोटी बेसिक आइडिया आपको है कि उसको क्या क्या अप्लाई होने वाला है। सो IPCC लेवल पे भी कोई यदि आपके पास आता है तो आप उसको एक गाइडेंस तो दे सकते हो, राइट। आप उसको एक गाइडेंस तो दे सकते हो, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों होगा। इसलिए ये टॉपिक्स दिए रहते हैं, राइट। लाइट रहने देना, अंधेरा कायम रहे। चलिए, सो आपने पहले बोला इनकम टैक्स एक्ट कब आया था। अच्छा, इसमें क्वेश्चन के साथ है कई बार MCQ है तो ईयर पूछ लेता है, ईयर। सो इनकम टैक्स एक्ट कब आया, कंपनीज एक्ट 1956, 2003 में रिवाइज्ड वाला है, 13 में। और कस्टम्स एक्ट, GST, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपनीज एक्ट ये वाला 2013 वाला अपने के लिए एप्लीकेबल है। ओरिजिनली आया था 1956 में। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये आप लोगों को कहीं था, FTP वगैरह, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज अभी नहीं है। CA फाइनल में आपको एक इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट रहेगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, राइट। तो यदि आपको इंडिया के बाहर, अच्छा लॉ में ये आया है क्या कुछ, डायरेक्ट रूट, इनडायरेक्ट रूट, अप्रूव्ड रूट, नेगेटिव, आप ये फंड्स वगैरह, फंड के लिए RBI की अप्रूवल लगती है, फेराफेमा। तो फेराफेमा में आपने पढ़ा होगा ना, अप्रूव्ड रूट कौन सा है, सिर्फ नाम था, मतलब कौन कौन से, जैसे रेलवे वगैरह में इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर सकते, नेगेटिव लिस्ट है, था, होगा ना। अच्छा, इकोनॉमिक्स में था, नहीं भाई अपन ने CPT की इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं थे, हमको कंपलसरी नहीं था ना, 200 में से 100 चाहिए, तो उसमें ऐसा नहीं था कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट पासिंग चाहिए। हाँ, कैसे भी लाओ, मतलब 50 आपका 100 मार्क्स से 2 पेपर होते थे, बट टोटल आपको 100 चाहिए। और वैसे भी इकोनॉमिक्स के साथ अपना ये रहता था मैथ्स, तो मैथ्स में 50 में से 48 49 तो आते ही थे, एक आध मार्क्स खुद की गलती से चला जाता था। साइंस वालों को इतना फायदा मिलता है। ओके, फैक्ट्रीज एक्ट ये पढ़ा है क्या, ये नहीं है, ये CS वालों ने पढ़ा होगा। फैक्ट्रीज एक्ट कि 10 और 20 एम्प्लॉइज के ऊपर जाते हैं तो फिर आपको फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। उसमें PF पढ़ा है, ग्रेचुइटी पढ़ा है, बोनस एक्ट पढ़ा है, ये सारे एप्लीकेबल होंगे क्या हमको, यस, राइट। ये भी एप्लीकेबल होंगे ना, यदि आपके ई कॉमर्स में 10 और 20 के ऊपर एम्प्लॉइज हैं तो PF भी आएगा, बोनस भी आएगा, ग्रेचुइटी भी आएगा। कस्टम्स एक्ट 1962, GST ये तो आपको बहुत प्यारा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कॉम्पिटिशन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट पता है ना, ये है। अच्छा, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, सॉरी, BC, हर चीज का एब्रिविएशन रहता है, BCGA, BCG। फिर आपका FEMA आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये पता है ना, जागो ग्राहक जागो, ठीक है।
तो वो किस में आता है? जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। चलिए तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कंपनीज एक्ट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल आपके एक सब्जेक्ट से। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज वाला, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है, जब आप कुछ प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो देयर आर अ फ्यू रूल्स, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, कब पैसा वापस मिलेगा, कब तक करना है। आपने जब शिपिंग की है तो शिपिंग करने के बाद रूल्स क्या रहते हैं, बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज किस में दी रहती है? आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में। अब ये चीज आप टेंशन मत लो, या इससे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको एटमिक्स क्या आ जाएगा? इसका नाम या फिर इसका ईयर। सो आपको इसके अंदर क्या होता है ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा, वो कब पूछा जाएगा? जब वो एक्ट आप पढ़ोगे, राइट। फिर फैक्ट्रीज एक्ट, तो लेबर्स से रिलेटेड जो भी चीज रहती है, लेबर लाइक आपका पीएफ, ग्रेचुटी, ये सब किस में आ जाएंगे? फैक्ट्रीज एक्ट के साथ आ जाएंगे। फिर कस्टम एक्ट, ये पर्टिकुलरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ड्यूटी। एफटीपी में क्या था? प्रोसीजर्स थे, कैसे होगा, क्या रूल्स है। यहां पर विथ रिलेशन टू योर रेवेन्यू। कस्टम्स में क्या आएगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट विथ रिलेशन टू रेवेन्यू, कितना टैक्स भरना है, कितना टैक्स वापस मिलेगा, कितना क्रेडिट मिलेगा, राइट। तो वो किस में आएगा? आपके कस्टम्स एक्ट में। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों इसमें आएंगे। जनरली कस्टम्स सुन के हमको क्या ध्यान आता है? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में भी कस्टम ड्यूटी लगती है, राइट। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, तो दोनों किस में आएंगे? कस्टम्स एक्ट में आएंगे। जीएसटी चल ही रहा है आपका, मतलब हो गया है। फिर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इसमें आपकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिससे आप मार्केट में कंपटीशन खत्म करो। ये जियो आया था तो एयरटेल ने रिलायंस जियो को कहां लेकर गया था? कंपटीशन एक्ट के अगेंस्ट केस फाइल किया था कि बॉस यू आर रूइनिंग दी कंपटीशन। उसने क्या किया था? कैन वी डिस्कस? उसने क्या किया था? जियो ने लाया, फ्री में देने लगा। अब कोई भी चीज यदि आप मार्केट में फ्री में दो तो कंपटीशन क्या होगा आपका? कंपटीशन रहेगा क्या? सपोज आप 10 रुपए में दे रहे हो, आप 5 रुपए में दे रहे हो। आई एम नॉट सेइंग 100 200, आप 10 में दे रहे हो, आप 5 में दे रहे हो, मैं फ्री में दे रहा हूं। आप 10 रुपए में 3G दे रहे हो, आप 5 रुपए में 2G दे रहे हो, मैं फ्री में 4G दे रहा हूं। आप 10 रुपए में 3G दे रहे हो, महीने भर का 1 GB। आप 5 रुपए में महीने भर का 500 MB 2G दे रहे हो, मैं फ्री में पर डे 1 GB 4G दे रहा हूं। आप कॉलिंग के अलग चार्ज कर रहे हो, आप कॉलिंग के अलग चार्ज कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं बंद करो ना इसको। मैं फ्री में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा हूं, फ्री में। अब बताओ कोई कंपटीशन में टिकेगा क्या? तो मैंने क्या किया? कंपटीशन को खत्म कर दिया। कंपटीशन एक्ट के अंदर PIL फाइल किया गया और उसके बाद उसने क्या निकाला रीजन? अब रिलायंस इज सुपर्ब, सर मैंने फ्री में नहीं दिया, अभी तो मेरा बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर ये क्या है? ट्रायल रन। 6 महीने तक फ्री में ट्रायल रन बोला उसने कि आई एम जस्ट ट्राइंग माय सर्विसेज। और ट्रायल रन में तो फ्री देना बनता है ना, सैंपल तो हम फ्री में देते हैं ना। सर फ्री में सैंपल बांट रहे हैं 75 करोड़ लोगों को, 75 CR, एंड लेटली दे हैव कंप्लीटेड 100 CR मार्क फ्री में। फिर उसके बाद 2018 के एंड में या मिड में उसने चार्जेस लगाना शुरू किए, राइट। और उसमें भी इशू चलते रहे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इशू अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट, राइट। कि बॉस दैट पर्सन इज ruining my business, ruining the competition in the market,
तो उसके लिए कंपटीशन एक्ट आता है। अब कंपटीशन एक्ट में एक चीज और रहती है, आप जैसे सपोज अतुल और करण साथ में वर्क कर रहे थे, राइट? अतुल और करण साथ में वर्क कर रहे थे, उनके बीच में कुछ अनबन हुई एंड ये दोनों ने डीमर्ज करने का फैसला लिया। अभी ये दोनों सेम पर्सन को कैटर कर रहे थे, ये भी आप सबको कैटर कर रहे थे, ये भी आप सबको कैटर कर रहा था। अब दोनों डीमर्ज हो गए तो ये किसको कैटर करेगा? इन सभी को। ये भी करेगा इन सभी को। अब इनकी ट्रीटी भी हो सकती है कि बॉस आप, जैसे अतुल ने करण को बोला ठीक है डीमर्ज हो रहे हो जाओ, लेकिन तुम सेम बिजनेस में जिंदगी भर काम नहीं करोगे, तो ये हो जाएगा वॉइड। उसमें लिमिटेशन है 2 इयर्स 5 इयर्स तक वो उसको बाउंड कर सकता है कि आप ये काम नहीं करोगे, इस टेरिटरी में नहीं करोगे। ऐसा भी नहीं कि कहीं भी नहीं करोगे, मेरे टेरिटरी में अगले 2 साल 5 साल तक आप काम नहीं करोगे, बट बाकी जगह वो कर सकता है। और 2 साल 5 साल खत्म होने के बाद वो इस टेरिटरी में भी काम कर सकता है। दीज ऑल थिंग्स आर गिवन इन इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट, राइट? पहले ये हमको लॉ में हुआ करता था, अब वो मुझे याद नहीं रहता सीए के लॉ में रहता था कि सीएस के लॉ में रहता था, बट वो सिमिलर पीरियड में था इसलिए पढ़ा हुआ है। फिर फेमा, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है अभी, मतलब बीसीजी में। तो इसमें बताया गया है एफडीआई पता क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया के बाहर का पैसा आ रहा है इंडिया में और इंडिया के बिजनेस में यूटिलाइज हो रहा है। बेसिकली अ फॉरेन इन्वेस्टर is investing in Indian entity. It could be company, it could be partnership, it could be proprietorship. But proprietorship तो जनरली नहीं होता है until unless there is a 100% FDI allowed. अब फेमा बोलता है कि कौन से बिजनेस में, किस टाइप के बिजनेस में आप कितना लगा सकते हो। तो किसी किसी बिजनेस में 100% अलाउड है, मतलब पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो फॉरेन पर्सन होल्ड कर सकता है। 50% है, मतलब जो भी आपका कैपिटल लग रहा है, जो भी आपका स्टेक है, तो 50% शुड बी इंडियन पर्सन, 50% कैन बी ऑफ फॉरेन पर्सन, राइट? जैसे दुबई में आपको यदि इन्वेस्ट करना है तो उसका क्राइटेरिया है, कंपल्सरी क्राइटेरिया है, यदि आउट ऑफ यूएई का कोई पर्सन है उसको दुबई में इन्वेस्ट करना है तो एक लोकल मेजॉरिटी पार्टनर होना कंपल्सरी है। यूजुअली शेख को पार्टनर बनाना जरूरी है, मतलब आप जाके दुबई में बिजनेस नहीं कर सकते until unless you have someone there। वहां का सिटीजन होना चाहिए जो आपके साथ मिलकर बिजनेस करे, और मिनिमम 51% स्टेक होल्डिंग किसकी होनी चाहिए? उसकी होनी चाहिए, राइट? तो ये उनके यहां का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, राइट? सेम इंडिया का क्या है कि इंडिया में किसी को इन्वेस्ट करना है, इंडिया किसी बिजनेस को, तो उसको फेमा में चेक करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास कोई स्टार्टअप आता है, वो बोलता है बॉस मेरा फ्रेंड है, तभी इज अ वाइट गाय मीन्स ऑस्ट्रेलियन, यूके या यूएस का कोई बंदा है, वहीं का लोकल सिटीजन है, वो मेरे बिजनेस में कुछ पैसा लगाना चाहता है, तो आपको सबसे पहले कौन सा एक्ट देखना पड़ेगा? फेमा, वेदर हिज बिजनेस अलाउज फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नॉट, राइट? तो अभी काम चल रहा है ई कॉमर्स का, और ई कॉमर्स में ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं उसमें पैसा इंडिया का नहीं है। पेटीएम में किसका पैसा है? पहले इंडियन था, अभी किसका है? चाइनीज कंपनी का। कौन सी? अलीबाबा, 40% स्टेक, ठीक है। फ्लिपकार्ट, उसके पहले फंडिंग किसने की थी? नहीं, वो तो इंडियन गए थे। फंडिंग 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 टाइगर फंड, जेबोंग टाइगर फंड, मिंत्रा टाइगर फंड, ठीक है। और एक बहुत कॉमन नाम आपको मिलेगा जो हर किसी को फंड करता है, सॉफ्ट बैंक। सुना है नाम? सॉफ्ट बैंक। ओयो को भी उसने किया, क्या नाम था? राहुल अग्रवाल, रितेश अग्रवाल। तो फंडिंग किसने की? सॉफ्ट बैंक।
तो अब ये सारे सॉफ्ट बैंक इंडिया का है क्या, टाइगर फंड इंडिया का है क्या, अलीबाबा इंडिया का है क्या, वॉलमार्ट इंडिया का है क्या, नहीं। ओला में फंडिंग वो भी बाहर की है, ठीक है। तो जितने भी ये स्टार्टअप्स हैं इनको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब जो छोटे थे लेकिन आज इतने बड़े हो गए कि इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी से ज्यादा बड़ा उनका कैपिटल हो गया, तो इसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। तो जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप है उन सब में फंडिंग कहां से आई है, फॉरेन से। अब फॉरेन फंडिंग आई है तो क्या लगेगा, फेमा लगेगा, राइट। सो दिस इज समथिंग जो एक क्रक्स होता है ना, आपने इधर इधर पढ़ा है, उसका एक क्रक्स है कि बॉस कैसे वर्क हो रहा है। इफ अ डील सक्सीड्स, आई एम इनटू अ डील, एक जैसे एक मर्जर करवा रहा था और एक डील है, उसमें हम बाहर की कंपनी से फंड्स यहां ला रहे हैं, दुबई में कंपनी ओपन कर रहे हैं, दुबई के यहां पर फंड्स आएंगे। तो यदि वो सक्सेस हो गया तो आई विल बी थॉरो इन दिस थिंग ऑल्सो। पढ़ना बहुत पड़ेगा लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। एक बार मैंने काम किया है, इंडियन सब्सिडी बनाई है फॉरेन कंपनी की, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पता चली क्या होता है, कैसे होता है, यूएस में कंपनीज कैसे बनती। इंडिया में कंपनी बनाने में नॉर्मली पहले हमको लगते थे 15 से 20 दिन। मेरा रिकॉर्ड था, मैंने 3 दिन में एक कंपनी बनाई थी। मेरे आर्टिकल ने मेरा रिकॉर्ड ब्रेक किया, 2.5 दिन में उसने कंपनी बनाई। और फॉरेन में कंपनी 1 दिन के अंदर बनती है। मैंने उससे बोला भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल दो, ये दो, वो दो। सर इतना क्यों लगता है? बोला इंडिया सब लगता है। बोले हमारे यहाँ सिर्फ एक कोड रहता है, उनका एक नंबर, जैसे सिक्योरिटी नंबर होता है वहां पर, सोशल एसएससी नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बोले आप वो दो, और एक कुछ फाइल नंबर होता है वो दो, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर स्टोर्ड है, वो पूरे निकाल के कंपनी बन जाती है, आपको कुछ भी नहीं देना। मैं कहा नहीं। बोले इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैन कार्ड तो सब गवर्नमेंट के पास है ना, उन्होंने तो दिया है। मैं कहा फिर भी देना पड़ता है आपको, आपको हर जगह पैन कार्ड देना पड़ता है गवर्नमेंट काम में। अब उससे कहना था पैन कार्ड दिया किसने और मांग कौन रही है? सेम अपना आईसीआई, आईसीआई आपको सीपीटी का पासिंग मांगा उसने, ठीक है। आपने जबकि आपका WRO नंबर या जो भी आपका SRN होता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, वो किसने दिया था? आईसीआई ने। रिजल्ट किसने दिया? आईसीआई ने। लिंक है, दोनों है। आपने SRN नंबर डाला, उसके बाद भी सीपीटी की डिटेल लगी, क्यों लगी? दिया किसने? उसी ने। बट ठीक है, दिस हैपेंस इन इंडिया। तो ये सारी चीजें आपको सीखने बहुत मिलती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब देयर शुड नॉट बी एनी वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कभी भी कंज्यूमर का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन प्रोग्राम चलते रहते हैं एंड आपको कभी भी लगता है यू आर बीइंग चीटेड बाय एनी ऑफ द बिजनेस, you are being cheated by any of the business, you can take that business to the court under which act? Consumer Protection Act। ये हुआ कंज्यूमर के एंड से। अब यदि आपके पास बिजनेस आया है तो भी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं आपका बिजनेस किसी कंज्यूमर का राइट वायलेट तो नहीं कर रहा। आप यदि किसी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोर्ट में लेके जा रहे हो तो उसको भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए खुद को बचाने के लिए, राइट। उसको तो पता ही नहीं ना उसने गलती कर दी, तो उसके लिए आपको ये आना भी जरूरी है। अभी स्पेशल लॉ जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली आपके ई कॉमर्स में लगता है, एंड हियर कम्स योर IT एक्ट। कैसे बोल्ड नहीं हुआ? राइट। सो IT एक्ट पढ़ा है पहले कभी? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है? बिंदास बताना कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है। ओके, सो देयर आर मेनी पीपल। IT एक्ट का पर्पस क्या था पहले ये बताता हूं। सी अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, आपको यदि कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाना है तो यू नीड अ एविडेंस, सबूत चाहिए। सबूत, सुराग, जितने भी आपने सीरियल्स देखेंगे सब मिलते हैं ना, सबूत लाओ, सबूत लाओ। और सबूत कैसा होता है? रिटन, फिजिकल, प्रिंटेड, राइट। मतलब देयर शुड बी अ फिजिकल एविडेंस फॉर एनी क्राइम, राइट। यहां तक तो मानते हो ना? आपने जितनी भी मूवीज देखी होंगी, वो जज साहब ये लीजिए, जज साहब ये लीजिए,
ऐसे ही होता था। अभी सपोज अमय ने अतुल को धमकी दी, वैसे रिवर्स पॉसिबल है, बट अमय ने अतुल को धमकी दी पेपर पे लिख के, तो अतुल कोर्ट में जा सकता है। एविडेंस क्या रहेगा? पेपर, राइट। अभी अमय था स्मार्ट, अमय था स्मार्ट, मतलब अमय है स्मार्ट। उसने अतुल को मेल लिखा, डैश 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 डैश, कंटेंट है ना, राइट। अभी अतुल कोर्ट में जा सकता है क्या? जा सकता है। क्या लेके जाएगा? मतलब कैसा कंप्यूटर लेके जाएगा जज साहब? फिर प्रिंट आउट, प्रिंट आउट। क्या प्रिंट आउट ओरिजिनल है? क्या प्रिंट आउट में एडिटिंग नहीं हो सकती? क्या प्रिंट आउट्स को चेंज नहीं कर सकता क्या? कभी रिपोर्ट कार्ड चेंज नहीं किया आपने? सीरियसली नहीं किया? मैंने तो किया है, बोर्ड का किया था। वो क्रिकेट मैच खेलने जाना था, उसमें मेरी एज कम हो रही थी, तो मैंने वहां पर एज चेंज की थी, मेरी 2 साल एज बढ़ाई थी, सो दैट आई कुड बी एलिजिबल फॉर एंट्री। वो तो क्या प्रिंट आउट देखते थे, उन्होंने नेट पे कभी चेक नहीं किया, और कई बार घर वालों से बचने के लिए भी करना पड़ता था। सो क्या कोर्ट वो एक्सेप्ट कर लेगा प्रिंट आउट? क्यों? इट्स नॉट फुल प्रूफ, इट्स नॉट ओरिजिनल। तो अमय का पैतरा तो चल गया, चल गया ना। मतलब कैन वी से कि अतुल को जिंदगी भर सहते रहना पड़ेगा? अतुल को जिंदगी भर सहते रहना पड़ेगा, देयर इज नो रिकोर्स, राइट? ओके। अभी अमय और खूंखार दरिंदा हो गया, उसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, फेसबुक पे जाके उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर दिया, राइट? सपोज उसने करण के बारे में, करण के पोस्ट में उल्टा सीधा लिख दिया। करण क्या कर सकता है? लीगल बात करना लीगली क्या कर सकता है? कुछ नहीं। प्रिंट आउट निकाल के लेके जाएगा क्या? प्रिंट आउट काम नहीं करेगा, मतलब उसको भी जिंदगी भर सहते रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर अमय अभी तो अपना लेवल खो चुका था, उसने जतिन के फोटो डाल दिए कहीं, सांवरिया वाले। जतिन क्या कर सकता है? कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम से अवेयर रह सकता है, और कुछ नहीं। कुछ कर सकता क्या? मतलब ऐसा चलने दे, ऐसा चलने दे भाई। कोई सेफ्टी नाम की चीज है कि नहीं? वो क्या बीच में वर्ड चला था, इनटॉलरेबल। तो इंडिया में रहना क्या हो जाएगा? इनटॉलरेबल हो जाएगा ना। मतलब यू डोंट हैव एनी प्रोटेक्शन। वाई? क्योंकि हमारे कानून को क्या चाहिए? एविडेंस। और एविडेंस कैसा चाहिए? फिजिकल, ओरिजिनल एंड फिजिकल। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, सहते रहो, इंडिया छोड़ दो, यही कह सकते ना। क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, तो उसके कारण होने वाले एक्शंस भी, नेगेटिव एक्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं। Now what can we do? So for that, in 2000, government passed IT Act, Information Technology Act, where digital evidences are also enforceable under court of law. What is it? Digital evidences are also enforceable under
कोर्ट ऑफ लॉ। अभी अतुल अपना मेल लेके जा सकता है क्या? वो अपना फेसबुक का पेज लेके जा सकता है क्या? वो इंस्टाग्राम का पोस्ट लेके जा सकता है? हाँ, मतलब कोई आपको किसी भी वे में अब टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको परेशान करता है या आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करता है, सो यू कैन टेक हिम और हर टू द कोर्ट अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट? ये एक चीज हुई। दूसरा, अभी आपको यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, सपोज मैम योर नेम अनुष्का, तनया, अनुष्का एंड तनया को एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, एग्रीमेंट करना है से आप इनसे गुड्स परचेज करने वाले हैं, ठीक है, वर्थ ₹1 मिलियन। बड़ी बात करेंगे ना ऑब्वियसली। सो अनुष्का एग्रीड टू बाय गुड्स वर्थ ₹1 मिलियन फ्रॉम तनया। कैसे होगा एग्रीमेंट? नॉर्मली रिटर्न होगा और फिर उसको टाइप करके छोड़ देंगे या साइन वाइन लगेंगे? दोनों के साइन लगेंगे। चलिए, अभी अनुष्का बैठी है टूटीकोरिन में और तनया है कश्मीर में और इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो दे हैव टू मीट एट सम प्लेस। अब सपोज ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट छोटा छोटा है, तो इट इज नॉट फिजिबल कि वो बार बार आते जाते रहें, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देंगे? बिफोर दैट यस, बिफोर आईटी एक्ट यस, क्योंकि साइन करना कंपलसरी है। अभी वो कैसे कर सकते हैं? देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? देखा है आपने डिजिटल सिग्नेचर कैसा दिखता है? सबने देखा है? इट इज अ टोकन। ये डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, ये पेनड्राइव जैसा दिखने वाली चीज क्या है? टोकन है। इस टोकन के अंदर कोड्स रहते हैं। इस टोकन के अंदर क्या रहते हैं? कोड्स रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन साइन एनी डॉक्यूमेंट।